नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, जहां पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का ट्वीट सामने आया है। हाथरस कांड के फैसले पर बोली हैं प्रियंका गांधी, परिवार कर रहा न्याय नहीं मिला। क्या हाथरस केस में सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई है? क्या सरकार पीड़ित और उसके परिवार के साथ खड़ी थी? तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर हाथरस मामले को लेकर प्रियंका गांधी का ट्वीट सामने आया। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का ट्वीट, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हाथरस कांड के फैसले पर बोली है प्रियंका गांधी, परिवार कह रहा न्याय नहीं मिला। क्या हाथरस केस में सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई है? क्या सरकार पीड़ित और उसके परिवार के साथ खड़ी थी? तमाम तरह के सवाल जो हैं वो प्रियंका गांधी की तरफ से किए गए हैं। चलिए रुको, करते हैं एक और बड़ी खबर का। दिल्ली से इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने रही, जहां पर यूपी निकाय चुनाव का मामला, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की याचिका पर नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट मामले में 3 हफ्ते के बाद करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के 4 जनवरी के आदेश में बदलाव की मांग की गई है। तो बड़ी खबर दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं, जहां साथ ही बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जनवरी के आदेश में बदलाव की मांग की गई है। बड़ी खबर दिल्ली से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर यूपी निकाय चुनाव का यह मामला है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की याचिका पर नोटिस, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट मामले में 3 हफ्ते के बाद करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के 4 जनवरी के आदेश में बदलाव की मांग की गई है। चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर उमेश पाल हत्याकांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर। बीजेपी ने राहिल हसन को पद से हटाया है। अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष पद से हटाया गया है। मामले में राहिल हसन का भाई गुलाम शामिल है। 24 फरवरी को हुई हत्या के बाद से फरार है गुलाम, और राहिल हसन को एसटीएफ ने हिरासत में भी लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि प्रयागराज से बड़ी खबर, उमेश पाल हत्याकांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर। बीजेपी ने राहिल हसन को पद से हटा दिया है। अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष पद से हटाया गया है। मामले में राहिल हसन का भाई गुलाम शामिल है, और 24 फरवरी को हुई हत्या के बाद से फरार है गुलाम, और राहिल हसन को एसटीएफ ने भी हिरासत में लिया, और उसके बाद बीजेपी ने उनके खिलाफ ये एक्शन भी लिया है। और प्रयागराज में जिस तरह से अपराधियों पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चला है, उसका सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। वहीं हमीरपुर में योगी आदित्यनाथ का एक अनोखा फैन देखने को मिला है, जिसने योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर वाली कार्रवाई से खुश होकर अपने सीने पर बुलडोजर बाबा का नाम गुदवाया है। वहीं युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक युवक कबाड़ बीनकर अपना जीवन यापन करता है। वहीं युवक का ये कारनामा अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर सपा विधायक इरफान सोलंकी की प्रॉपर्टी होगी कुर्की, और कानपुर के फीलखाना थाना प्रभारी पहुंचे मधुबन बापूधाम थाने। 14A की कार्रवाई के तहत होगी प्रॉपर्टी की सीलिंग। इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई है ये कार्रवाई। तो बड़ी खबर गाजियाबाद से आपको बता दें, जहां पर बता दें कि इरफान सोलंकी को लेकर अब कार्रवाई की जा रही है। सपा विधायक इरफान सोलंकी की प्रॉपर्टी कुर्की होगी उसकी। कानपुर के फीलखाना थाना प्रभारी पहुंचे हैं मधुबन बापूधाम, और जहां पर 14A के तहत कार्रवाई के तहत ये प्रॉपर्टी को सीलिंग किया जाएगा, और इसी के साथ इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की जाएगी। चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह का लखनऊ दौरा है, जहां पर सीएम आवास पर हरिवंश सिंह ने सीएम से मुलाकात की है। हरिवंश सिंह और सीएम योगी की शिष्टाचार भेंट हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी बड़ी खबर आपको बता
रहे हैं। साथ ही बता दें कि इसी के दौरान एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली से बड़ी खबर। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे भूपेंद्र चौधरी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष आज जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। बीजेपी के नए संगठन की लिस्ट में लगेगी मोहर और लोकसभा प्रवास समेत कई मुद्दों पर भी चर्चा होगी। बीजेपी जल्द जारी कर सकती है यूपी संगठन की लिस्ट। तो बड़ी खबर दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी जल्द जारी कर सकती है नए संगठन की लिस्ट। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली से, जहां पर आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे यूपी बीजेपी अध्यक्ष, और आज उनसे मुलाकात के बाद बीजेपी के नए संगठन की लिस्ट पर भी मोहर लगेगी। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि लोकसभा प्रवास सहित कई मुद्दों पर आज चर्चा होगी और बीजेपी जल्द जारी कर सकती है यूपी संगठन की लिस्ट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर सीएम आवास पर कल होगी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। कल शाम सीएम आवास पर बुलाई गई है ये बैठक। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक में मौजूद रहेंगे। महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह बैठक में भी शामिल रहेंगे। कल शाम सीएम आवास पर कोर कमेटी की बैठक होगी, जहां पर बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक में मौजूद रहेंगे। इसी के साथ में महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी इस दौरान बैठक में रहेंगे। कल शाम सीएम आवास पर कोर कमेटी की बैठक होगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होगी सीएम आवास पर कल होगी। ये बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक कल शाम सीएम आवास पर बुलाई गई है बैठक, और इस बैठक में आपको बता दें कि दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। इसी के साथ ये भी जानकारी दे दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी बैठक में शामिल रहेंगे और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी बैठक में मौजूद रहेंगे। खबरों में आगे बात करते हैं। यूपी के मथुरा में सांसद हेमा मालिनी ने होली के मौके पर अपनी भजन एल्बम लॉन्च की है। वृंदावन के राधा रमण मंदिर पहुंचकर हेमा मालिनी ने भगवान के समक्ष भजन की सीडी लॉन्च की है और भगवान से कामयाबी की भी प्रार्थना की है। इस दौरान फैंस उनके साथ तस्वीर खिंचाने के लिए आतुर नजर आए। सांसद हेमा मालिनी होली के मौके पर होली की मस्ती में डूबी नजर आई है। राधा रमण मंदिर पहुंची हेमा मालिनी ने यहां पहले भगवान के दर्शन किए और फिर होली के गाए गए भजन को लेकर भी उनकी जो सीडी थी वो भी लॉन्च की है। उन्होंने पहली सीडी भगवान के चरणों में अर्पित की। उसके बाद सीडी की पहली झलक अपने फैंस के सामने रखी। लॉन्चिंग के मौके पर हेमा मालिनी ने कहा कि इस भजन को नारायण अग्रवाल ने लिखा है और विवेक प्रकाश ने म्यूजिक दिया है। हेमा मालिनी ने आगे बताया कि वो अब तक करीब 15 भजन गा चुकी हैं। और अब खबर यूपी के झांसी से है, जहां होली पर्व के पहले पुलिस एवं आबकारी विभाग के द्वारा अवैध शराब के ठिकानों पर इस दौरान बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि उप जिलाधिकारी मऊरानीपुर इंद्रकांत द्विवेदी के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी टहरोली अरुण कुमार चौरसिया और आबकारी निरीक्षक हर्ष बाबू और इन्हीं के साथ में थाना प्रभारी प्रदीप कुमार शर्मा ने तेजपुरा गांव में कबूतर डेरा पर कार्रवाई की है। कबूतर डेरा पर पुलिस के पहुंचने से हड़कंप मच गया। तो वहीं कार्रवाई के दौरान पुलिस ने शराब बनाने वाले उपकरण को नष्ट किया है। इसके साथ ही 40 लीटर अवैध कच्ची शराब मौके से बरामद की गई है। इस दौरान 1500 किलोग्राम लहन को भी नष्ट किया गया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक महिला को भी गिरफ्तार किया है। उधर मुरादाबाद की बिलारी कोतवाली में होली के ध्यान में रखते हुए अमन कमेटी की बैठक के दौरान नगर में इस दौरान बैठक की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे मुरादाबाद से, जहां पर इमाम का भड़काऊ वाला बयान सामने आया है। होली को लेकर मौलाना का बड़ा बयान सामने आया। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में यह विवादित बयान दिया गया है। तो होली के मौके पर होली खेलने को मजबूर ना करे, इमाम ने ये कहा। अब की बार कुछ हुआ तो फिर फसाद होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे मुरादाबाद से। साथ ही आपको बता दें कि मुरादाबाद से ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बता दें कि इमाम का भड़काऊ वाला बयान सामने आया है। उनका वीडियो वायरल हुआ है। होली को लेकर मौलाना सदाकत हुसैन का विवादित बयान सामने आया है। इसी के साथ बता दें कि प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में यह विवादित बयान दिया गया है। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि होली के मौके पर होली खेलने को मजबूर ना करें, यह भी कहा गया है इमाम की तरफ से। उसे होली खेलने पर मजबूर न करें और ना ही
किसी तरह की कोई शरारत करे, ऐसा ना हो कि बिलारी में फिर हंगामा हो जाए। 2 दफा ये बात हो चुकी है, शायद सब में होते हैं, मुसलमानों में भी, हिंदुओं में भी। अब के अगर सर हुआ तो फिर फसाद होगा, झगड़ा होगा, पहले चेतावनी दे रहा हूँ। लिहाजा प्रशासन को सतर्क रहना है और जो टीमें बनाई गई हैं उनके लिए हिदायत ये है कि जो भी उधर से गुजरे उसकी मूवी बनाई जाए, शराब के उसमें हो, कुछ भी हो, जिम्मेदार वो होगा, उसके खिलाफ चालान जरूर होना चाहिए। मैं उसको नहीं बख्शूंगा। शराब पियो, घर में रहो, सीधे सीधे निकलो। अगर मस्जिद पर किसी दुकान पर हमला किया गया, रंग डाला गया, तो उसकी नौमान जमाल और दूसरे लोगों ने जो टीम बनाई है उनकी जिम्मेदारी है, उनकी मूवी बना ले और उनके खिलाफ चालान होना चाहिए, जेल भेजा जाए। खबरों में आगे बात करते हैं हरियाणा की, जहां के टेंडरिंग व्यवस्था को खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सरपंचों पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में आम आदमी पार्टी खुलकर समर्थन में आ गई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हरियाणा के जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पुतले जलाए हैं। यमुनानगर जिला सचिवालय के सामने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है और दोनों के पुतले भी जलाए गए हैं। इसी के साथ बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता लक्ष्य विनायक का कहना है कि हरियाणा में छोटी सरकार सरपंच के खिलाफ लाठीचार्ज के विरोध में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सबसे अधिक छोटी सरकार के क्षेत्र में प्रभावी रहता है और सरकार की तरफ से इसी को तहस नहस करने का भी प्रयास किया जा रहा है। आज का जो ये प्रदर्शन है वो हमारी जो छोटी सरकार होती है, गांव की छोटी सरकार का मुखिया होता है सरपंच, और सरपंच से ही जो है लोकतांत्रिक जो है व्यवस्था नीचे की चलती है। तो उस सरपंच को, जो छोटी सरकार है, जो अपना हक मांग रहे थे कि नई ई टेंडरिंग व्यवस्था को ख़त्म करके जैसे पुरानी व्यवस्था है उसी को चलाया जाए, पर ये सरकार जो है अपने चंद पूंजीपति मित्रों को ई टेंडर के जरिए जो है सारे के सारे जो काम देना चाहती है, ताकि सरपंचों जो है पंगु बनकर रह जाएं, इनके का कोई काम का ना रहे, सिर्फ एक नाम मात्र सरपंच का एक हिप्पा इन पर लग जाए और काम जो है काम सारे जो हैं ऊपर जो है जो इनके पूंजीपति मित्र हैं उनके थ्रू हो। तो आम जो इन पर लाठी चार्ज हुआ है, पंचकुला में जो सरपंच प्रदर्शन कर रहे थे, चाहे उनमें लेडीज़ भी थी, बच्चे भी थे और बुजुर्ग के सरपंच भी थे, सबके ऊपर बेताशा तरीके से जो लाठी चार्ज हुआ है, जो कि एक मिनिमम बल प्रयोग करके भी जो है वो हटाए जा सकते थे। और ब्रज में इस समय होली की धूम मची हुई है और आज रंग भरनी एकादशी पर वृंदावन के प्रमुख मंदिर बाके बिहारी मंदिर में सुबह से ही होली खेली जा रही है, जिसके लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही बाके बिहारी के दरबार में पहुंच रहे हैं। और जैसे ही आज सुबह बाके बिहारी मंदिर खुला, दर्शन के बाद सेवायत गोस्वामी समाज के द्वारा यहाँ पर पहले भगवान को रंग और गुलाल लगाया गया, वहीं फिर भक्तों के ऊपर भी खूब जमकर रंग और गुलाल बरसाया गया है, क्योंकि होली जब चल रही है तो बाके बिहारी के साथ होली कौन भक्त नहीं खेलना चाहता। इसलिए भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ पड़ी है और यहाँ की होली के रंगों से सराबोर होकर हर कोई अपने आप को भगवान के रंग से रंग कर होली का आनंद उठा रहा है। और आप स्वयं देख सकते हैं कि मंदिर में भक्तों के ऊपर कैसे कैसे रंग और गुलाल डाला जा रहा है। वहीं भक्तों का कहना है कि जिस तरह से होली के बारे में ब्रज को लेकर सुना था, आज यहाँ आकर इससे भी अधिक पाया है और भगवान के साथ रंग खेलकर उन्हें बहुत आनंद महसूस हो रहा है। वहीं सेवायत गोस्वामी का कहना है कि आज रंग भरनी एकादशी से शुरू हुआ रंग और गुलाल लगातार 6 तारीख तक चलेगा और रोजाना यहाँ भक्तों पर गुलाल के साथ में फूलों की होली, टेसू के रंग से बने रंग और इसी के साथ जलेबी होली भी खेली जाएगी। बड़ी अच्छी धूमधाम है। कैसे खेली आज भगवान जी के साथ होली? बहुत अच्छे से, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छे से। आप देख ही रहे हैं, सब बिल्कुल रंग रंग लगा हुआ है, फूल ही फूल है हर जगह। बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ वृंदावन ब्रज में बहुत अच्छा। बाके बिहारी मंदिर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। बहुत देर से बाके बिहारी जी के आगे कम से कम आधा घंटा हो गया हम लोगों को खड़े हुए और बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं, बहुत अच्छा इंतजाम है। इस तरह की होली हुई है यहाँ? बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। क्या आपके दिल्ली में इस तरीके की होली होती है? नहीं, इस तरह की इतना आनंद नहीं आता जितना यहाँ पे आनंद आता है।
और अयोध्या में होली का पर्व शुरू हो गया है। रंग भरी एकादशी से ही हनुमानगढ़ी पर रंगोत्सव शुरू हो जाता है। हनुमानगढ़ी से होली की शुरुआत मानी जाती है। रामनगरी के लोग नागा साधु विराजमान हनुमान जी को अबीर गुलाल लगाकर होली खेलकर रंगोत्सव के सप्ताह का आगाज करते हैं। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में नागा साधु ने हनुमानगढ़ी पर होली खेली। रामनगरी के प्रमुख मठ मंदिरों में नागा साधु होली का आमंत्रण देंगे। तो वहीं अयोध्या में सौहार्दपूर्वक होली खेली जाएगी और जहां पर रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के आवास पर हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों ने होली खेलकर भाईचारे का संदेश दिया है। तो वहीं बाबरी पक्षकार रहे इकबाल अंसारी के अलावा रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास और भी कई लोग मौजूद रहे, जहां इस दौरान इन सभी ने होली खेलते हुए देश में अमन, चैन और सौहार्द के लिए संदेश दिया है। उधर चीनी का कटोरा कहे जाने वाले कुशीनगर जिले में गन्ने की फसल अब कभी किसानों के लिए उनके सुखद जीवन यापन का जरिया हुआ करती थी, और ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ की जमीन गन्ने की खेती के लिए बेहद ही उपजाऊ है। लेकिन आज के समय में यहाँ की मिलें बस धूल फाक रही हैं। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि कुशीनगर की ये चीनी मिलें खाली पड़ी हुई हैं? ये जानने के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला, जहां पर गन्ने की फसलें यहां के किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यहां के किसानों के अच्छे जीवन के लिए गन्ने की फसलों का बड़ा योगदान था। इसीलिए कुशीनगर को चीनी का कटोरा भी कहा जाता था, और यही वजह है कि कभी यहां 9 चीनी मिलें हुआ करती थी, और इन्हीं चीनी मिलों से किसान के परिवार का पोषण होता था। ये शुगर मिलें किसानों का गन्ना लेती थी और समय पर गन्ने का भुगतान करती थी, लेकिन समय के साथ साथ यहाँ की चीनी मिल एक एक करके बंद होने लगी, जिसकी वजह से लोगों के आगे आर्थिक संकट आन खड़ा हुआ। बता दें कि इन मिलों पर किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है, जिसकी वजह से यहाँ का वो कुशल किसान अब बदहाली की मार झेल रहा है। करीब 40 करोड़ के एबव किसानों का बकाया है, और किसान इस समय त्राही में। मान लीजिए धान की जो कंडीशन रहा, लागत अधिक आई लेकिन पैदावार उसके हिसाब से नहीं हुआ। औने पौने धान में लाख कोशिशों के बावजूद भी किसानों का अधिक से अधिक धान प्राइवेट बनियों के हाथ में बेचा गया। गन्ने का ही है तो 2 साल से बकाया चल रहा है। अगर किसी का केसीसी है तो बैंक कर्मचारी कहते हैं आरसी काट देंगे, लेकिन किसानों के 40 करोड़ रुपए का कौन जिम्मेदार होगा? हम तो यहाँ तक कि हमारे 2 बच्चियां पढ़ती हैं पोस्ट ग्रेजुएट में, मैं तो ब्याज लेकर के बच्चियों का फीस देता हूँ। हमारा भी 50,000 के करीब अभी बकाया है, दिसंबर का 2 पर्चियां बाकी हैं। पिछले साल से लमसम 1-1.5 करोड़ रुपया बकाया है। तब से हम लोग भाग फिर रहे हैं, दौड़ता रहे, कोई हम लोग को सुनता नहीं है। फिर सुबह हम यहाँ आए थे सीएल कर्मचारी को लेकर, तो बोले हैं कि कोशिश कर रहे हैं, तब तक कोशिश करेंगे। भाई पिछले साल से मजदूर बैठा है, उसके बच्चे को मान लीजिए कॉलेज में जा रहा है, उनकी फीस नहीं मिलेगी तो बच्चे खतरा जाएगा। सर मान लीजिए सब लोग उस लायक नहीं है, तो मजदूरी आजकल देख ही रहे हैं, कहीं लग नहीं रहा है। तो यही प्रक्रिया हम लोग किसी शासन प्रशासन के पास लेटर भी दिए थे, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ था। वहीं किसानों का रुपया बकाया होने के चलते गन्ना किसानों और शुगर मिलों के बीच बनी रिश्तों की मिठास धीरे धीरे कम होने लगी, और किसान अपना ही पैसा पाने के लिए हर रोज यहाँ के चक्कर लगा रहा है। यूँ तो कुशीनगर में 9 चीनी मिलें हैं, लेकिन समय के हेरफेर के चलते आज यहाँ 9 चीनी मिलों में से 5 चीनी मिलें बंद हो चुकी हैं। वहीं इन चीनी मिलों को लेकर गन्ना विकास समिति के पूर्व चेयरमैन मृत्युंजय मिश्रा ने कहा कि वो चाहते हैं कि यहाँ की चीनी मिलें दोबारा शुरू की जाएं, ताकि यहाँ का ये उद्योग बंद न हो। सरकार को कप्तानगंज चीनी मिल चलानी चाहिए, कुछ उसको सहयोग करके या किस्तों में भुगतान करा के, लेकिन मिल चलनी चाहिए। कोई उद्योग इस जिले का बंद ना हो। अब देखिए, जब अपनी चीनी मिल बंद हो जाती है तो कुछ तो दिक्कत होती है। इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं, बाबा जी से, कि कप्तानगंज चीनी मिल चलवा दें, किसान खुशहाल हो जाएगा। भुगतान एक बार करवा दें, उधार दे दें, ऋण दे दें या किस्तों में करा दें,
लेकिन मिल चलवा दी। वहीं जहां एक तरफ गन्ना भुगतान न होने से किसान परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब इस पर राजनीति भी तेज होती जा रही है। बता दें कि इस बार के बजट में इन बंद 5 चीनी मिलों के लिए कोई प्रस्ताव नहीं आया, जिसकी वजह से यहाँ के किसान नेता भी अब इसको लेकर आक्रोश जता रहे हैं और सरकार से जल्द इन मिलों को खोलने की मांग कर रहे हैं। पूर्वांचल की मानी जानी चीनी मिल कप्तान थी। इस समय यदि वैसी चीनी मिल लगाई जाए तो कम से कम 2000 करोड़ रुपया लगेगा। वो चीनी मिल बंद हो गई और उस चीनी मिल पर 44 करोड़ किसानों का बकाया है और 9 करोड़ मजदूरों का बकाया है। मजदूरों के परिवार के लोग भुखमरी के कगार पर हैं। अभी बजट जो पेश हुआ है, देवरिया की सभी चीनी मिलें बंद हैं, औना में 9 चीनी मिलों में 5 चीनी मिलें बंद हैं। एक भी चीनी मिलों को चलाने का प्रस्ताव इस बजट में नहीं है होता, इसलिए किसानों की आय दुगुनी का लागत मूल्य नहीं किसानों को मिल पा रहा। कुशीनगर की बंद हुई इन चीनी मिलों पर आज भी किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है। ये किसान अपने ही पैसे के लिए अब दर दर भटक रहे हैं, लेकिन इन किसानों की कोई सुध लेने वाला नहीं है। फिलहाल अब देखना होगा कि इन किसानों का बकाया गन्ना भुगतान कब तक हो पाता है। यहाँ की चीनी में जो कड़वाहट घुल गई है वो कब दूर होती है। कुशीनगर कब से फिर चीनी का कटोरा कहा जाने लगेगा। भले ही सरकार किसानों के आय दोगुना करने की तमाम दावे कर रही है, तो वहीं कुशीनगर में कप्तानगंज चीनी मिल बंद होने से किसान बेहद परेशान है। हालांकि फौरन राहत देते हुए सरकार की तरफ से यहाँ के गन्ना किसानों का जो गन्ना है वो गोरखपुर स्थित पिपराइच चीनी मिल को आवंटन करने की सुविधा दी गई है, लेकिन चीनी मिल पर करोड़ों रुपए किसानों और कर्मचारियों का बकाया होने के बाद भी सरकार इनकी सूद नहीं ले रही है, जिससे किसान और कर्मचारी मिल का चक्कर काट रहे हैं। कृष्णानंद पाठक, न्यूज वॉच इंडिया, कुशीनगर।